Good morning. Good morning, Rinku. कहाँ है बाकी? Good morning, Nishtha. Good morning, Yash. So we're starting with the postmodern age today, fiction. Good morning, Aksa. Good morning, Shatakshi. तब तक आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देख लो प्लीज. अब ऐसा है ना, पोस्ट मॉडर्न एज बहुत बिखरा हुआ है. ठीक है. अर्ली तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ना, ग्लोबलिज्म. मतलब वी डोंट रियली have boundaries to it. Then we include everybody. But here, to start with, ये यहाँ से शुरू कर दो, देखना एक बार. सम ऑफ द राइटर्स आर ओवरलैपिंग. हम लोग मॉडर्न में कर लेते हैं, कभी हम पोस्ट मॉडर्न में कर लेते हैं, बिकॉज दोनों ही एजेस में ये लोग हैं. जैसे ग्राहम ग्रीन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ऑरवेल ऑरवेल भी दोनों एजेस में हम बात करते हैं, बिकॉज ही पास्ड अवे इन 1950. सैम्यूल बेकेट भी, उसमें भी हम लिखे थे, बट सैम्यूल बेकेट का जो पूरा वे ऑफ राइटिंग है, इट इज वेरी मच पोस्ट मॉडर्न. I will not speak about postmodernism because we have already done that when we were doing drama and other things. So I am just quickly going to start, okay? And I'm beginning with Jean Rhys. अब कुछ राइटर्स का हम सिर्फ राइटर के बारे में करेंगे, कुछ राइटर्स के हम वर्क्स भी करेंगे. चलो, Jean Rhys. Jean Rhys, let me show her to you first. सकते हैं आराम से. ये रही. Very this is her. Pretty woman, smart old woman. She was born as Ella Gwendolyn Rhys Williams. पेन नेम है इनका जीन रीस. ठीक है. August 24th 1890 she was born, which was
इन डोमिनिका जो उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी थी। वेस्ट इंडीज़ की हैं ये अगेन सी तो हम इनको यहीं पे कर रहे हैं। She passed away on 14th May 1979, England. She was born to a Welsh father and a Creole mother of Scottish descent. वेल्श फादर जो थे वो डॉक्टर थे इनके। तो ये मिक्स्ड रेस बैकग्राउंड था इनका दैट ऑफ कोर्स हेल्प्ड हर शेप हर सेंसिबिलिटी ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट डायस्पोरा और जो एलिनेशन फील होता है उसके साथ। तो ये बार-बार आपको इनकी वर्क्स में मिलेंगे ये थीम्स, एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। ग्रोइंग अप इन द कैरिबियन शी एक्सपीरियंस्ड पोस्ट colonial टेंशन्स। अब कैरिबियन में जैसे इंडिया में, अफ्रीका में, इन जगहों पे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस सब लोगों ने देखे during these times. And then even post-colonial. So growing up in the Caribbean, she also experienced the post-colonial tensions, चाहे वो race का हो या class का हो या identity का हो, particularly the marginalization of the white Creoles. तो वहाँ पे अब क्योंकि कम थे, तो marginalized कर दिया जाता था. Good morning, Shrutika. After emancipation. When she was 16, she was sent to England for education at the Percy School, Cambridge, and later she attended the Academy of Dramatic Art, London. अच्छा है। तो लेकिन अब वो वहाँ चली गई तो वहाँ पे भी तो ये अलग-अलग फ़ील कर रही थी, आइसोलेटेड फ़ील कर रही थी और वहाँ पे भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि इनका एक्सेंट अलग था, इनका ओरिजिन अलग था। एंड दीज़ आर द एक्सपीरियंसेस दैट वुड स्पीक थ्रू हर फिक्शन। फिक्शन में इनकी थीम्स ऑफ एक्साइल और एस्ट्रेंजमेंट बहुत ज़्यादा है। She worked at different places. She worked as a chorus girl, as a model, and then artist का companion, उसके साथ जो रहते हैं. But she was struggling financially throughout. These experiences of female vulnerability and survival in a particularly a patriarchal society became central to her novels. किस तरह से फीमेल इज सो वल्नरेबल, सर्वाइवल कितना मुश्किल है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ये सारी चीजें वुड बी सीन इन हर नॉवेल्स। उसके बाद फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड का इन्फ्लुएंस आया। हमने कल लास्ट क्लास में बात किया था फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड की। 1920s में इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड के साथ। और फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड ने रियलाइज किया कि यार ये बड़ी टैलेंटेड है लड़की और अच्छा लिखती है, तो फोर्ड ने इनको एनकरेज किया लिखने के लिए और हेल्प भी करवाया पब्लिशिंग के लिए। उनका रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा था अप्स एंड डाउन्स वाला। अ, और ये रिलेशनशिप को इन्होंने फिक्शनलाइज भी किया है इनके वर्क में क्वार्टेट में 1928। अब रीस का जो फिक्शन है क्या क्या बातें हैं इसमें हमने बात करी ली। फीमेल एलिनेशन है, इमोशनली हाउ वी आर डिपेंडेंट, colonial displacement, identity crisis, gender and economic vulnerability, modernist fragmentation is there, and psychological realism is there. इनका जो प्रोटैगनिस्ट है मोस्टली आर फॉलन वुमेन या फिर आउटसाइडर्स mirroring her own life's instability and the disillusionment of the early 20th century. Stylistically देखा जाए तो she blends stream of consciousness, symbolism and interior monologue, sharing affinities with the writers like Woolf, Catherine Mansfield. तो मॉडर्न एज सेंसिबिलिटी ज़्यादा है इनके वर्क्स में, ठीक है? लेकिन थोड़ा ज़्यादा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा सिनिकल है, पोस्ट कॉलोनियल है, इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल एज। अब फिर क्या हुआ कि इनका रेपुटेशन 1930s के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बहुत रिक्लूसिवली रहती थी ये बहुत टाइम तक, मतलब अलग-अलग। 1960s में इनको रीडिस्कवर किया गया and was celebrated after the publication of the work White's Sargasso Sea. You all know this work. 1966 ये इनका मास्टरपीस है। It is the prequel to Charlotte Bronte's Jane Eyre. लोगों ने बार-बार they have come back to Jane Eyre and they have like her produced a prequel or a sequel, or somebody has talked from Bertha Mason's point of view. So she is also given the this voice to Bertha Mason, the mad woman in the attic. So this novel redefined Rhys as a post-colonial feminist icon.
who was exploring race, gender, and empire with psychological depth. Please look at the chronology of her works. 1927, The Left Bank and Other Stories. तो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है इन्होंने. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 22 शॉर्ट स्टोरीज. और ये स्टार्टिंग में फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड की हेल्प से इन्होंने पब्लिश करवाया. देन वी हैव क्वार्टेट. इसका ओरिजिनल टाइटल था पोस्चर्स, यूएस में. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. इट डिपिक्ट्स अ वुमन्स अफेयर एंड एक्सप्लॉयटेशन विद इन बोहेमियन पेरिस. जो कैरेक्टर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड एंड हिज पार्टनर स्टेला बोवेन. तो यू कैन ऑल सी द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड इन हर लाइफ. उसके बाद आया आफ्टर लीविंग मिस्टर मैकेंजी. दिस सेंटर्स ऑन जूलिया मार्टिन. एक वुमन होती है जो मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी पे रह रही है एंड शी इज डिपेंडेंट ऑन मेन फॉर सर्वाइवल. Emotional dependency and everything, living in a patriarchal world. This exposes emotional desolation and class alienation. Then we have Voyage in the Dark, which traces a young Caribbean woman's descent into poverty and despair in England. This one is noted for its lyrical style and autobiographical realism. Then we have Good Morning Midnight, which follows Shasha Jansen, who's an aging woman adrift in Paris. इसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का और बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड नैरेटिव का यूज़ किया है. डिस्पेयर, मेमोरी, आइडेंटिटी, प्रीफिगर, वाइट सार्गासोसी, एंड फाइनली हर मास्टरपीस reimagines the life of Bertha Mason with Antoinette Cosway, exploring colonialism, patriarchy and madness. फिर कुछ बाद के वर्क्स आए इनके. स्लीप इट ऑफ लेडी शॉर्ट स्टोरीज हैं. स्माइल प्लीज, ये पूछा गया है. दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम स्माइल प्लीज, एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी. Okay, so we're going to talk about white sargassosy. Let us look at the characters. We have Antoinette Cosway, या Mason या Bertha, the protagonist and the narrator in parts 1 and 3. 1 और 3 में ये narrator हैं, ठीक है. ये एक white Creole woman है who is born in Jamaica after emancipation. You understand? जो क्रियोल कल्चर से आती हूँ विच हैज़ डाइवर्स रूट्स. क्रियोल मिक्स, जैसे खुद ये थी, फादर वेल्श थे, मदर कहीं और से थी. तो ये इस तरह से जो रूट्स आते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है. क्रियोल डिस्टिंग्विश पीपल बॉर्न इन ओरिजिनली Louisiana from those born in Europe or Africa. And the term broadly refers to people of mixed European, African, and sometimes indigenous American ancestry. तो ये भी एक क्रियोल वुमन है, born in Jamaica after emancipation. Very sensitive, very passionate, लेकिन बहुत alienated woman है. She suffers racial hostility and social rejection हर जगह जहाँ जाती है, because look at her race after all. So her identity is gradually erased by her English husband, who renames her Bertha. Then we have Annette Cosway or Mason, inki mother, a beautiful white Creole woman from Martinique, marginalized after her husband's death. She marries Mr. Mason, but tragedy and madness consume her after the burning of Colibri and the death of her son Pierre. तो ये भी इनको भी, इसकी मदर को भी उनके हस्बैंड, आई मीन शी वाज मार्जिनलाइज्ड, और स्पेशली हस्बैंड की डेथ के बाद तो और ज़्यादा. तो ये रीमैरी करती है मिस्टर मेसन, लेकिन मैडनेस कंज्यूम्स हर आफ्टर द बर्निंग ऑफ Colibri and the death of her son.
पियर इनका बेटा था, मेंटली डिसेबल्ड यंगर ब्रदर होता है, ठीक है, बर्था मेसन का, हु डाइज ड्यूरिंग द कॉलिबरी फायर। हिज डेथ कंट्रीब्यूट्स टू एनेट्स ब्रेकडाउन, मदर का ब्रेकडाउन। मिस्टर कॉसवे इनके फादर, ठीक है, बर्था मेसन के फादर, a degenerate plantation owner who dies leaving his family impoverished. एक मिनट दो मुझे, प्लीज रीड द कैरेक्टर्स। कल पहना था ना। तो मिस्टर कॉसवे, उसके फादर, जो एक प्लांटेशन ओनर होते हैं, हु डाइज लीविंग हिज फैमिली इम्पॉवरिश्ड। मिस्टर मेसन उनके सेकंड हस्बैंड, एक इंग्लिशमैन who marries her for companionship but underestimates the racial and political tensions of post emancipation Jamaica. Then we have Christophine. Christophine is a black Martinican woman, एक टाइम पे एनिट की सर्वेंट हुआ करती थी, लेटर एंटोइनेट्स उसकी बेटी की गार्डियन एंड कॉन्फिडेंट. So she practices obia, which is folk magic, and represents spiritual strength and resistance. And then some other characters like Mr. Rochester, who was the main character in Jane Eyre, the unnamed husband. तो इन्होंने जानबूझ के इसको unnamed कर दिया है. अब unnamed ही है Mr. Rochester, unnamed husband of Antoinette, and the narrator of part two. A younger son from England, he marries Antoinette for her dowry, grows suspicious of her background, and eventually takes her to England, renaming her Bertha. Grace Poole, caretaker जो होती है उसकी, who guards her in confinement at Thornhill Field. 3 पार्ट्स में है, ठीक है, नॉवल। पहला पार्ट उसका चाइल्डहुड, उसका अडोलेसेंस इन जमैका। पार्ट 2 इंग्लिश मैन्स पर्सपेक्टिव, रोचेस्टर आफ्टर मैरिज। पार्ट 3 एंटोइनेट कन्फाइनमेंट, जब वो पागल हो जाती है या वो कर देते हैं। पार्ट 1 से शुरू करेंगे। So Antoinette recalls her early years at the decaying Colibri estate in Jamaica. After emancipation, the family has fallen into poverty and isolation. जो पहले लोगों को एनस्लेव किया हुआ था वो उनको पसंद नहीं करते, और जो नेबरिंग वाइट्स हैं वो उनको अवॉइड करते हैं। इसके फादर की डेथ हो जाती है और इसकी जो मदर है एनेट बहुत सुंदर है, लेकिन शी बिकम्स वेरी लोनली एंड शी स्टार्ट्स केयरिंग फॉर हर डॉटर एंड हर सन. Antoinette feels very alone, rejected by both black and whites. मतलब कोई भी अपना नहीं है, black तो है ही नहीं अपने इधर, और whites में भी discrimination हो रही है because I am not really white. So local children mock her as a white cockroach. क्रिस्टोफीन, जो मार्टिनिकन सर्वेंट है, वो एंटोइनेट की मेन कंफर्टर बन जाती है, उसकी मदर फिगर बन जाती है. एंड इट फील्स ट्रैप्ड कि मैं तो फंस गई. ऑफ कोर्स उसकी लाइफ नहीं बचती ना, बिकॉज बच्चों का टेक केयर कर रही है, दैट्स इट. एंड ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग टू मार्टिनिक. द टेंशन बिटवीन हर एंड द सर्वेंट्स ग्रोज. एंटोइनेट सेंसेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम एवरीवन कि मैं कहाँ की हूँ, आई बिलोंग नोवेयर. So Christophine tells her to be strong and to be self-reliant. आत्मनिर्भर बनो. While Annette grows more desperate and unstable, जो मदर है. फिर थर्ड सेक्शन में जो इंग्लिश मैन है मिस्टर मेसन, वो एनेट के साथ शादी करता है, बिलीविंग ही कैन रिस्टोर ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी. सो ही रिपेयर्स द हाउस एंड ही ब्रिंग्स इन न्यू सर्वेंट्स, लेकिन बहुत एरोगेंट होता है मिस्टर मेसन. And ignorance of local anger makes matters worse.
एंड इट वार्न्स हिम कि जो एक्स स्लेव्स हैं उनको वो है हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो हँसता है उस पे। एंड एंटोइनेट विटनेसेस हर मदर्स ह्यूमिलिएशन बाय इंग्लिश गेस्ट्स जो गॉसिप करते हैं उसकी ब्यूटी के बारे में, उसके क्रियोल बैकग्राउंड के बारे में। तो ऐसे एक ऐसा हाउसहोल्ड बन गया है जहाँ पे बेचारी वो बच्चे हैं छोटे, एंटोइनेट देख रही है कि उसकी मदर की हर बार ह्यूमिलिएशन हो रही है, गेस्ट्स आ रहे हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट हर। Then, the burning of Colibri. The hostility erupts into violence. One night, a mob sets fire to Colibri. Yeah, ठीक है? तो ये जो जगह है, ये है। तो अब क्या होता है कि हॉस्टिलिटी और बढ़ जाती है और एक मॉब आती है और वो आग लगा देती है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। एनिट का पैरेट होता है कोको, उसको आग लग जाती है एज़ इट ट्राइज़ टू एस्केप। अ हॉन्टिंग सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस। अब इन सब केओस में पियरे इज़ बैडली इंजर्ड एंड लेटर डाइज़। ठीक है? जो भाई है या जो बेटा है एनेट का, एनेट बिकम्स मेंटली अनस्टेबल एंड शी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग एंड ट्राइंग टू अटैक मिस्टर मेसन। एंटोइनेट फेंट्स, फिर बाद में उठती है वो आंट कोरा के केयर में। सो शी लर्न्स दैट क्रिस्टोफेन सेव्ड हर ड्यूरिंग द फायर, वो बच जाती है। Antoinette is sent to a convent school in Spanish Town under Aunt Cora's supervision. वहाँ पे वो बहुत अकेली और इंट्रोस्पेक्टिव तरीके से अ, पली पलती है एंड शी इज़ हॉन्टेड कि मेरी मदर का क्या हुआ होगा। सो शी प्रेज फॉर पीस एंड ड्रीम्स ऑफ एस्केप। कहाँ भागेगी? कई बार हमें ऐसा फीलिंग आती है ना, हर मतलब आती है सबको कभी ना कभी लाइफ में कि यार आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग and I want to run away somewhere. I want to give up everything. Run away to where actually? Again, I will quote Coleridge when he says that कहीं भी चले जाओ अगर अंदर सुकून नहीं है तो बाहर से सुकून नहीं मिल सकता कहीं भी चले जाओ. So she also wants to escape but feels detached. ना religion से उसको कोई attachment है ना English ideals से. Now, when she reaches maturity, Mr. Mason arranges a marriage. एक इंग्लिश मैन के साथ उसकी शादी करवा देता है. The thank you. Future narrator of part two का narrator. Christophine warns that it'll end very badly. लेकिन Antoinette believes marriage maybe will bring love and stability in her life. अब पार्ट 2 शुरू होता है, ठीक है? ये पार्ट 1 चल रहा था, इसमें 5 सेक्शंस थे. अब आता है इंग्लिश मैन का पर्सपेक्टिव. सो इंग्लिश मैन अराइव्स इन जमैका. वो पूरा लैंड को डिस्क्राइब कर रहा है एज़ ब्यूटीफुल लेकिन बहुत एलियन सा है, अनसेटलिंग सा है. ही मैरीज़ एंटोइनेट शॉर्टली आफ्टर मीटिंग हर. एट फर्स्ट उसकी ब्यूटी से ही इज़ कैप्टिवेटेड, उसकी सेंसिबिलिटी से. बट ही फील्स डिसोरिएंटेड बाय द लैंडस्केप कि अजीब-सी गर्मी है और अनफ़ेमिलियर सा कल्चर है एंड उसको डिफरेंट, एक्सोटिक, डिफरेंट लग रही है बहुत ज़्यादा. फिर आता है एक लेटर फ्रॉम डैनियल कॉसवे claiming kinship and warning the Englishman that Antoinette's family is tainted by madness, incest, and moral corruption. ये कुछ कीड़े होते हैं ना सोसाइटी में, ऐसे लोग. तो डैनियल कॉसवे आता है और वो वार्न कर देता है उसको कि यार तुम्हारी ये जो बीवी है इसका तो फैमिली कुछ खास ऐसी है नहीं, मैडनेस है इसकी फैमिली में, इंसेस्ट है, मॉरली दे आर करप्ट. डैनियल सजेस्ट्स दैट एंटोइनेट्स मदर वाज इनसेन और एंटोइनेट भी पागल हो जाएगी इवेंचुअली क्योंकि हेरिडिटरी होता है. तो इंग्लिश मैन बिकम्स डीपली सस्पिशियस
एंड हिज अफेक्शन टर्निंग टू कोल्ड क्यूरियोसिटी। पहले वो अफेक्शनेट था थोड़ा, लेकिन अब धीरे-धीरे वो कोल्ड सा हो जाता है। He begins spying on Antoinette's actions, interpreting her nervousness as deceit. उसके बाद the couple moved to the estate of Granbois for their honeymoon. चले जाते हैं, चलो हनीमून पे चले गए। एंटोइनेट इज वेरी अफेक्शनेट एंड ओपन, लेकिन हस्बैंड जो है वो बहुत डिस्टेंट सा होने लगता है। He feels that I am surrounded by strange customs and this strange woman, singing, superstition, lush tropical forest, all of which unsettles his English rationality कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है, I am too, this is too unsettling for me. So Christophine warns him not to hurt Antoinette. क्रिस्टोफीन जो बेचारी कॉन्फिडेंट है उसकी कि तुम उसको परेशान मत करना, बट ही डिसमिसेस हर एज meddlesome. The marriage grows very tense, and Antoinette senses his withdrawal, and पता चल जाता है उसको कि यार ये तो हट रहा है पीछे धीरे धीरे, एंड शी becomes desperate to win his love. Now the Englishman, देखो नाम नहीं दिया है कहीं पे भी मिस्टर रोचेस्टर का, इंग्लिशमैन हस्बैंड यही बोला है। This is the way of, this is the way of revenge of जीन रीस, कि मैं नाम ही भी नहीं दूंगी इस आदमी फिगर को। सो द इंग्लिश मैन बिगिंस एन अफेयर विद अ सर्वेंट गर्ल। एंटोइनेट को रूमर्स पता चलते हैं और उसको बहुत दुख होता है। सो शी बेग्स क्रिस्टोफीन फॉर हेल्प। तो वो क्या करती है, अपना मैजिक, मैं अभी एक लव पोशन बनाती हूँ और वो उसके हस्बैंड को दे देती है एंटोइनेट, होपिंग टू रिस्टोर अफेक्शन। द पोशन कॉजेज हिम टू फील इल एंड एनरेज्ड, confirming his fears कि तुम जो है तुम ब्लैक मैजिक करती हो। सो ही अक्यूजेस हर ऑफ विचक्राफ्ट, डिसीट, तुम पागल हो, तुम, कोई बार बार आपको ये कहे तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, एंड देयर रिलेशनशिप कोलैप्सेस इंटायरली। बना लो लव पोशंस। नाउ द इंग्लिश मैन स्टार्ट्स कॉलिंग एंटोइनेट बर्था, सेइंग कि मुझे ये नाम ज्यादा प्रेफरेबल है, और ये कोई बड़ी बात है नहीं। दिस इज नॉट जस्ट देयर सोसाइटी, इवन आवर सोसाइटी। हम अब अगर आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो तो ये बहुत एक कॉमन रिवाज था कि वुमन का नाम वो लोग चेंज कर देते थे शादी के बाद। आस्क देम, दे विल टेल यू अबाउट इट। So he also changed her name to Bertha, saying that he prefers the name because it sounds more English. So Antoinette pleads with him to stop, insisting कि मेरा नाम वो नहीं है, but he persists. This act symbolizes the erasure of her identity and Creole selfhood. So she feels herself dissolving, trapped between worlds, no longer belonging. ना मैं अब जमैका की भी नहीं रही, ना मैं अपने हस्बैंड की हूँ इंग्लैंड की। उसके बाद आता है क्रिस्टोफीन का कॉन्फ्रंटेशन। क्रिस्टोफीन जाके इंग्लिश मैन से कन्फ्रंट करती है, अक्यूजिंग हिम कि तुम बहुत क्रूअल हो, तुम बहुत हिपोक्रेट हो। हम्म, हम्म, एग्जैक्टली। तो वैसे एक बात है कि बेचारे मिस्टर रोचेस्टर को ना बड़ा ऐसे पोर्ट्रे कर दिया है। जेन ऑस्टन सोच रही होगी कि यार मैंने तो ऐसा नहीं बताया था मिस्टर रोचेस्टर। जेन एयर में रोचेस्टर का फिगर आपको कैसा लगता है? ही इज नॉट विलेनाइज्ड, राइट? ही इज अ फाइन फिगर देयर, लेकिन वही बर्था मेसन के चक्कर में कि उसको ऊपर क्यों क्यों रखा, लेट्स विलेनाइज हिम। तो अब क्रिस्टोफीन जाती है अक्यूजिंग हिम ऑफ क्रूअल्टी एंड हिपोक्रेसी। सो शी डिमांड्स दैट कि तुम ना छोड़ दो उसको और तुम इंग्लैंड वापस चले जाओ अकेले। ही इज शेकन, बट कहते हैं नहीं, क्यों, मेरे ऊपर सोशल डिस्ग्रेस आएगा, एंड आई वांट टू मेंटेन माय कंट्रोल आल्सो ओवर एंटोनिट्स डाउरी जो आई है। तो कहता है आइडिया अच्छा है, चले जाते हैं इंग्लैंड, लेकिन एंटोनिट मेरे साथ जाएगी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट।
कि इसको ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको मैं इंग्लैंड लेके जा रहा हूँ, इफेक्टिवली इम्प्रिजनिंग हर ऑफ कोर्स। सो एंटोइनेट फॉल्स इंटू डिस्पेयर, उसको हालुसिनेशंस होने शुरू हो जाती हैं। शी फील्स बीट्रेड, पूरी लाइफ है अबैंडन्ड, डिस्पोज्ड ऑफ हर होम, ऑफ हर नेम एंड ऑफ लव। So the Englishman justifies his decision as moral duty, even as he senses guilt. थोड़ा थोड़ा guilt भी है उसको, confusion भी है. By the end of the section, Antoinette's mental breakdown has begun. पागल कर दिया उसको. So she's no longer that vibrant girl of part one, but she's just a shadow of herself, and she has been silenced by the English authority. Part three, Antoinette narrates again. नाउ हर वॉइस इज़ वेरी फ्रैगमेंटेड, जैसे उसका सिचुएशन हो गया ना मेंटल, वैसे ही उसका नरेशन भी है, वेरी ड्रीम लाइक फ्रैगमेंटेड। एंड शी लिव्स लॉक्ड अवे इन द अपर रूम एट थॉर्नफील्ड हॉल, विच इज़ गार्डेड बाय ग्रेस पूल। शी डज नॉट रिकॉग्नाइज कि मैं कहाँ हूँ, कोल्ड ग्रे लाइट, स्ट्रेंज वॉइसेस। शी ड्रीम्स कॉन्स्टेंटली ऑफ हर मदर एंड क्रिस्टोफीन। शी हियर्स रूमर्स अबाउट हर हस्बैंड, लेकिन वो कभी आता नहीं है उससे मिलने। Her memories of Jamaica and Colibri blur. क्या सच था, क्या झूठ था, क्या मेरी hallucination है. She keeps a hidden candle stub and dreams of setting something on fire. So Antoinette then recounts a vivid dream that merges her memories of the burning colibri with her life at Thornfield. वही उसको वो मर्ज कर देती है कि वो मेमोरी अभी यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ था। सो इन द ड्रीम शी वॉक्स थ्रू द कॉरिडोर्स विद अ कैंडल, sees her reflection in the mirror, and realizes she must act. She lights the house on fire. The act symbolically reunites her with her mother and her lost homeland. And this novel ends with her standing above the flames, holding the candle and jumping into the blaze. The moment that connects to Jane Eyre, where Bertha sets fire to Thornfield Hall. तो ये पढ़ के सच में लगता है कि यार मिस्टर रोचेस्टर ने सच में उसको ऐसे रखा हुआ था ऊपर, क्यों रखा होगा? जाता भी नहीं होगा कभी। कितनी हार्ट ब्रेकिंग सी नॉवल है ना? एक मिनट, स्टार्ट रीडिंग टोल्किन। टोल्किन, जॉन रोनाल्ड र्यूल टोल्किन। ये है टोल्किन। व्हाट इज ही फेमस फॉर? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए आप लोगों ने, ये
Lord of the Rings, Hobbit, Silmarillion, and also the translation of Beowulf. हो गया टोल्कीन खत्म. Born in 1892 in South Africa, died in 1973. साथ में वर्ल्ड लिटरेचर भी चल रहा है. But nationality British. So he was a philologist. He was the professor of um, Anglo-Saxon at Oxford. Novelist, he was a linguist also, and mythopic writer. He was born in South Africa, but then he moved to England with his mother and brother. जब फादर की डेथ हो गई, उसके बाद इनकी जो मदर थी, वो उसने कन्वर्ट भी कर लिया टू रोमन कैथolicism, and that was a decision that deeply influenced Tolkien's faith throughout his life. And he was raised in the Birmingham area, in the countryside of Sarehole, ठीक है, which later inspired the pastoral shire in Lord of the Rings. मूवी देख लेना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज है बहुत बड़ी, लेकिन बट अमेजिंग. जैसे होता है ना, पूरा इमेजिनेटिव जो वर्ल्ड क्रिएट किया है इन्होंने भी, इट्स टू गुड. Mabel dies when Tolkien was 12, leaving him under the guardianship of Father Francis Xavier Morgan, who ensured he remained a devout Catholic. तो तो फादर ने तो बोला कि मतलब जो फादर थे, चर्च वाले फादर, कि वो कैथलिक ही रहे हमेशा. Tolkien showed exceptional linguistic talent early on. उन्होंने कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है. है वो ना, कभी सो रहे हो, अचानक से आपका ध्यान कहीं भटक गया हो, मैं बोल रही हूँ, मेरी बातें लोरी की तरह लग रही हो, तो एड्स आपको बीच में जगा देंगी. अच्छा, लेट मी कम बैक नाउ. तो ना, गॉड गिफ्ट बोल लो, अर्ली ऑन एक लिंग्विस्टिक टैलेंट था इनमें. ही मास्टर्ड लैटिन, ग्रीक, गॉथिक, एवरीथिंग, एंड लेटर क्रिएटेड हिज ओन लैंग्वेजेस इंस्पायर्ड बाय फिनिश एंड वेल्श. पर अपनी लैंग्वेज क्रिएट करना, दैट इज समथिंग न्यू, राइट? He studied at Exeter College, Oxford, where he specialized in classics, Old English, Germanic languages. Then he served in World War One, also fighting in the Battle of Somme, 1916, where many of his close friends were killed. Watching your friends die in the war is, I think, the biggest trauma. And this trauma of war later influenced the desolate battlefields and themes of loss in his writings. अब वॉर के बाद he worked on the Oxford English Dictionary also, contributing to entries related to Germanic and etymological roots. He became a professor of Anglo-Saxon at Oxford, ये मैं देख लिया. फिर लैंग्वेजेस और लिटरेचर का भी प्रोफेसर बने ही है. He was also the member of this literary circle. Please note, it was known as the Inklings. ये है एक इनफॉर्मल लिटरेरी डिस्कशन ग्रुप था associated with Tolkien, C.S. Lewis at the University of Oxford for nearly 2 decades, between the early 30s and 49. Inklings, बहुत literary enthusiasts थे, who praised the value of narrative in fiction, encouraged writing of fantasy. Best known, apart from Tolkien and Lewis, were Charles Williams and Owen Barfield. यहाँ पे मिले थे इंक्लिंग्स. सीएस ल्यूइस के रूम में मिले थे यहाँ पे. ये देखो, यहाँ पे ट्यूसडे मॉर्निंग्स में मिलते थे ये लोग. द ईगल एंड चाइल्ड पब, commonly known as Bird and Baby, or simply just the Bird. So this was the Inklings.
एंड दे वर रेड एंड डिस्कस्ड जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे वर्क्स इन प्रोग्रेस, ठीक है? इन्होंने शादी की एडिथ मैरी ब्रैट से देयर लव स्टोरी अक्रॉस रिलीजियस बैरियर्स एंड टाइम्स इंस्पायर्ड द टेल ऑफ बेरिन एंड लूथियन इन हिज लेजेंडेरियम। इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उसमें ये वाला वर्क इनकी लव स्टोरी पे है। He was a devout Roman Catholic, conservative in values, deeply rooted in traditional Christian morality. And he saw myth making, sub creation, as he called it, as a sacred act, reflecting divine creativity. इनको मॉडर्निटी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मैकेनाइजेशन था, वो पसंद नहीं था. He saw as spiritually destructive. And that's the theme that has been echoed in The Lord of the Rings. So he's regarded as the father of modern fantasy literature. ठीक है, one of the biggest names in fantasy literature. His creation of Middle Earth, complete with languages, histories, mythologies, maps, it established a model for world building in fantasy fiction. इनके वर्क्स देखो, ये बहुत अच्छा है, मतलब देखा है आप लोगों ने मूवी हॉबिट? एनीवन? कोई है या सो गए हो? नहीं देखा है? बड़ा अच्छा है, देखना। मेरा तो मन कर गया फिर से देखने का। हुँ। चिल्ड्रन्स एडवेंचर, अगर आपको वो चिल्ड्रन्स एडवेंचर टेल्स पसंद आती है, तो आपको इट हैज़ बीन पिक्चराइज्ड आल्सो वेरी नाइसली। यू नो इंट्रोड्यूसिंग बिल्बो बैगिन्स, ग्रैंडएल्फ एंड एलिमेंट्स ऑफ मिडल अर्थ। क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस मिला इसको, लीडिंग टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आने लगे इनको कि भाई सीक्वल लिखो, सीक्वल लिखो। कभी भी ब्रेक लो छोटे-छोटे पार्ट्स में आप ऐसा देखना। ऐसे पूरी फ़िल्म देखने का तो नहीं मिलेगा टाइम। फिर ऑन फेयरी स्टोरीज़, ये ऐसे लिखा है इन्होंने, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रिलॉजी आई, फेलोशिप ऑफ द रिंग, टू लवर्स, रिटर्न ऑफ द किंग, ठीक है? 3 वॉल्यूम्स में। ये कुछ लिंग्विस्टिक वर्क है इनका और ये पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। देन दीज़ पोस्थ्यूमस पब्लिकेशंस, ठीक है? So this is about him. I just wanted to add it because एक दो बार एग्ज़ाम में ये लोग पूछ लेते हैं फैंटेसी फिक्शन फिक्शन से क्वेश्चन, जैसे कि अम, वो कौन से वर्क्स हैं? हैरी पॉटर से भी क्वेश्चन आ गया हुआ है एग्ज़ाम में 1-2 बार तो। जैसे हैरी पॉटर का जो फैंटेसी वर्ल्ड है उसी तरह से अ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और इन्होंने क्रिएट किया है, टोल्किन ने क्रिएट किया है। मूविंग ऑन, we'll talk about Christopher Isherwood. ये है क्रिस्टोफर इशरवुड। हुँ। Christopher William Bradshaw Isherwood, born on August 26, 1904 in England, finally passed away in 1986 in USA. ब्रिटिश थे लेकिन बाद में अमेरिकन सिटीज़न बन गए थे। इशरवुड को आपने पहले भी पढ़ा है क्या? प्लेज़ बिकॉज़ ही हैज़ रिटन प्लेज़ आल्सो। एनीवे पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। नॉवेलिस्ट, प्लेराइट, स्क्रीन राइटर, एसेइस्ट, डायरिस्ट ये सब किया है इन्होंने। स्क्रीन के लिए भी लिखा है, ठीक है? अ
ही वाज बोर्न इनटू एन अपर मिडल क्लास फैमिली, इंग्लिश फैमिली। इनके फादर थे फ्रैंक ब्रैडशॉ इशरवुड। वो एक सोल्जर थे और वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे। इवेंट दैट प्रोफाउंडली मार्क्ड इशरवुड्स अर्ली रिया मतलब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस टाइम पे जितने ये राइटर्स हैं ना, इनका सबका कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर के साथ, है ना? और ईच वन आई थिंक हर एक इंसान वाज़ अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इट। कोई किसी ने सर्व किया जाके, अगर दे वर नॉट फिट टू फाइट तो वो जैसे मैं हेमिंग्वे का बता रही थी, दे बिकेम द एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया वो, किसी ने किसी और तरह से सर्व किया, कोई नेवी में चला गया। तो था कुछ ना कुछ, इनके फादर वाज़ किल्ड इन दैट एंड इट वाज़ एन इवेंट दैट प्रोफाउंडली मार्क्ड इशरवुड्स अर्ली लाइफ एंड सेंस ऑफ डिsillusionment with this patriotism. So he was educated at Repton School and later Corpus Christi College, Cambridge. वहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, फिर कैम्ब्रिज छोड़ दिया विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड इंडिपेंडेंट स्टडी करूँगा इन्होंने कहा। स्टूडेंट ईयर्स के टाइम पे ये मिले डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के साथ और डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के साथ बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं इनके। हू बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर। देयर पार्टनरशिप प्रोफाउंडली एग्जाम में क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का ही आया था इनके कोलैबोरेशन का। Partnership profoundly influenced British interwar literature and political thought. 20s से 30s, he was disenchanted with British conservatism. So he moved to Berlin. ठीक है, बर्लिन चले गए, जर्मनी, लेट 1920s में। उस टाइम पे जर्मनी जो था वो आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट का सेंटर था। इट वाज़ वेरी डिफरेंट, फ्री, वहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम था अंडर द वेइमार रिपब्लिक। सो बर्लिन बिकेम द सेटिंग फॉर हिज मोस्ट फेमस वर्क व्हिच इज़ मिस्टर नॉरिस चेंजेस ट्रेन्स एंड गुड बाय टू बर्लिन। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, which depicted life among artists, prostitutes, political exiles during the rise of Nazism. So ये जो experiences था इनका बर्लिन में, it shaped his realistic yet very ironic style, and he was characterized by detachment and sharp observation. Semi autobiographical Berlin stories इन्होंने लिखी हैं, which are now recognized as classic document of Weimar decadence and the moral confusion of the interwar years. Isherwood और ऑर्डन collaborated on various projects जैसे कि ट्रैवल राइटिंग्स, प्लेज। 38 में ये दोनों ट्रैवल इन्होंने किया टू चाइना जब सीनो जापानीज वॉर चल रही थी, रिजल्टिंग इन देयर जॉइंट वर्क व्हिच वाज जर्नी टू अ वॉर। इसमें रिपोर्टेज है, पोएट्री है, पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस हैं। दोनों ही राइटर्स वर वेरी क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश सोसाइटीज मॉरल स्टैग्नेशन इन द लूमिंग थ्रेट ऑफ फासिज्म कि देखो धीरे-धीरे ये हो जाएगा। Through Isherwood, though Isherwood's tone was often more personal and existential. 1939 में with World War II approaching, Isherwood चले गए अमेरिका। मुझे रहना ही नहीं है, मैं चला जाऊँगा जीतने वाली साइड क्योंकि अमेरिका was not initially involved, है ना? Initially, settling eventually in California. He became associated with Hollywood. He started writing, script writer बन गए, राइटिंग टीच करने लगे। In the 1950s, he embraced Vedanta philosophy under the guidance of Swami Prabhavanand. तो ये एक इंडियन कनेक्शन है इनका। ईस्ट फिलॉसफी के साथ ही was influenced, translating Sanskrit texts and integrating Eastern spiritual thought into his worldview. ईस्ट का वर्ल्ड व्यू अपने वर्क्स में लाने लगे है। His later works increasingly reflected themes of spirituality, pacifism, homosexuality, and artistic identity. ईशरवुड ओपनली गे थे उस टाइम पे जब होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज्ड थी बर्लिन ब्रिटेन में। इनके जो लॉन्ग टर्म पार्टनर थे वो थे डॉन डॉन बेकार्डी, एक अमेरिकन आर्टिस्ट थे। अम, हाँ, अमेरिकन आर्टिस्ट थे जिनके साथ इन्होंने शेयर किया अपनी लाइफ को फ्रॉम द अर्ली 50s अंटिल हिज डेथ। सो देयर रिलेशनशिप कैंडिडली एक्सप्लोर्ड इन हिज डायरीज, बाद में मेमोइर्स में है।
That became a landmark for queer openness. Of course, उनके लिए एक टेक्स्ट बन गया. Isherwood became an American citizen in 1946. 86 में he died, aged 81, leaving behind an enormous legacy of fiction, autobiography, journals that chronicle both his private evolution and the moral tensions of the 20th century. ईशरवुड का जो प्रोज है इट इज़ नोन फॉर इट्स क्लियर सिनेमैटिक रियलिज्म और बहुत साइकोलॉजिकल प्रिसिजन है इनके वर्क्स में. कॉमन थीम्स क्या हैं? एलियनेशन एंड एग्जाइल, सर्च फॉर आइडेंटिटी इन अ चेंजिंग moral landscape, homosexuality, of course, self acceptance, the collapse of social order in pre war Europe, spiritual seeking, and Eastern philosophy. इन्होंने फेमसली डिक्लेयर किया, आई एम अ कैमरा विद इट्स शटर ओपन, which reflects his belief in detached observation, hallmark of modernist narrative technique. Please look at the chronology of his works. This one became important. It was also published as The Last of Mr. Norris. इनका one of the first Berlin novels था. आर्थर नॉरिस इनके वर्क्स में है, ठीक है. एंड गुड बाय टू बर्लिन, इसी में वो है, आई एम अ कैमरा विद इट्स ओपन शटर, क्वाइट पैसिव, रिकॉर्डिंग नॉट थिंकिंग. ये सिंगल मैन, again a good achievement. It centers on a day in the life of George Falconer, a middle-aged English professor in Los Angeles, mourning the death of his male partner. So it's a powerful exploration of grief, isolation, and gay identity. फिल्म भी बनी इस पे. Collaborations, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार. असेंट ऑफ F6, इट्स अ प्ले जो W.H. Auden के साथ लिखा है. ऑन द फ्रंटियर, द डॉग बीनीथ द स्किन, ये सब कोलैबोरेशंस हैं W.H. Auden के साथ. तीनों ही प्लेज हैं. एंड द जर्नी टू अ वॉर इज अ ट्रैवल नैरेटिव विद पोएम्स बाय Auden जब वो चाइना गए थे. Autobiographical works or memoirs, Goodbye to Berlin, Mr. Norris Changes Train, and others. Vedanta for the Western World, My Guru and His Disciple, Christopher and His Kind. And diaries. ठीक है? That's it for today. Goodbye to Berlin मैंने लिखा है इसमें. Please read it. Okay? So your homework is to cover till क्रिस्टोफर ग्राहम ग्रीन एक्चुअली जो हमने कर लिया है. ठीक है, तो यहां तक आपने कवर करना है. कल मैं एंथनी पोवेल से शुरू करूंगी. ऑलराइट. एमसीक्यूज कर रहे हो ना सारे? चलो ठीक है फिर. सी यू टुमारो. बाकी
कल मैंने आपको एक ऐसे भेजा था क्या रसेल का? अगर एक भेजा तो आज मैं दूसरा भेजूँगी, ठीक है? 2 करवाए हैं, दोनों भेज देंगे। उसके अलावा जो भी क्लासेस मैं यूट्यूब पे करवाऊँगी वो आपने देखनी है। जैसे मैंने कल तोरू दत्त करवाया था। इंडियन राइटिंग जब हम शुरू करेंगे तो इनिशियली तोरू दत्त है, उसको आप कवर कर लो साथ-साथ में, देख तो सकते ही हो। डिटेल में चाहे फिर बाद में पढ़ लेना, ठीक है? हुँ, ओके, ओके। हाँ, कोई बात नहीं। आज डेट क्या है 15th, आई विल आल्सो बी ट्रैवलिंग दिवाली के टाइम पे आई विल बी गोइंग होम। तो मंडे को दिवाली है ना, उस दिन हम क्लास नहीं करेंगे और ट्यूसडे को आई विल बी ट्रैवलिंग बैक, तो उस दिन भी नहीं होगी। तो मैं उस पहले से बना के आपको फिर रिकॉर्डेड सेशंस चाहे भेज दूँगी। टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है? अगर मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी पढ़ाई नहीं करनी है दिवाली के चक्कर में। बिकॉज़ यूजुअली ऐसा होता है जैसे ही फेस्टिवल आते हैं ना, लर्नर्स का जो पेस है, जो फ्लो है वो टूटने लगता है और स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं होने देना प्लीज़, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ओके? चलो बाय-बाय।